हेलो, कैसे हो आप सब लोग। आज हम चैप्टर 2 इतिहास कक्षा 12वीं का जो दूसरा चैप्टर है राजा किसान और नगर ये शुरू करने वाला है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाल दिए थे चैप्टर 1 के, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में, पीडीएफ व टेस्ट के साथ। 2 ही वीडियो में मैंने पीडीएफ भी क्लियर करवा दी, चैप्टर भी क्लियर किया और एक मैंने टेस्ट भी दे के उनके उत्तर भी हल करके बता दिए। 2 वीडियो में, एक 20 मिनट का और एक 25 मिनट का, बहुत ही आसान भाषा में। उससे बाहर अगर कुछ भी नहीं जाएगा, मैंने कहा, ठीक है ना। आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तुम्हारे भाई का चैप्टर अभी यूट्यूब पर 11 सब्सक्राइबर है, तो सपोर्ट करना यार, कम से कम यार 4-5 लोगों को शेयर कर दो यार, ठीक है ना। मैं फिर राजनीति भी शुरू कर दूंगा अगर मुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला तो, ठीक है ना। अब हम दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले अध्याय 2 है, ठीक है, राजा किसान और नगर। इसकी बात की जाए तो यह दोस्तों 2022-23 की जो है ना, क्या बोलो अब, प्रश्न उत्तर अंक सब, ठीक है ना। पहले चैप्टर के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। 2 वस्तुनिष्ठ, एक वस्तुनिष्ठ और एक घरेलू प्रश्न आएगा और एक निबंधात्मक आएगा, ठीक है ना। कुल 6 नंबर का है, 3 प्रश्न आएंगे। दूसरे में भी 1-2 छोटे वाले क्वेश्चन आएंगे और एक लघुत्तरात्मक दीर्घ क्वेश्चन आएगा। कुल 5 नंबर का चैप्टर है। 5 नंबर आपके पक्के और 6 नंबर अगला पिछले वीडियो देख लिया तो उसमें से आपके 6 नंबर कोई हिला नहीं सकता, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप सेव कर सकते हो, या तो आप जो मैं ये पीडीएफ है मेरे पास, सारी क्वेश्चन कुल 25 पन्ने हैं। आपको एक बार इसका रिवीजन करोगे फिर सारा कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख भी सकते हो। लिखने से क्या है ना, 100 बार याद किया और एक बार लिखा हो बराबर होता है। तो आपको मैं चैप्टर 2 अभी क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है ना। 2 वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि एक बड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको आरंभिक कालखंड समझना है, ठीक है ना। पिछले वीडियो में हम देखा कि हड़प्पा सभ्यता काल 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व से था, ठीक है ना। लगभग 1800 ईसा पूर्व 1900 ईसा पूर्व तक, ठीक है ना। अगर आप ईसवी ईसा पूर्व नहीं समझते हो तो यूट्यूब पर जाके वीडियो देखो, फिर यहाँ वापस आ जाना, ठीक है ना। 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व था। उसके बाद में क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या हुआ, राजा कब आए, किसान और नगर कैसा था, ये वो था 2600 ईसा पूर्व से, 700 ईसा पूर्व से पहले, ठीक है। 2600 1900 ईसा पूर्व तक था। उससे बाद में 700 ईसा पूर्व तक वो परवर्ती हड़प्पा सभ्यता थी, उसके बाद वाली, ठीक है ना। वो गंगा के किनारे आके बस गए। और उसके बाद में सबसे बड़ा बदलाव 700 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईस्वी के मध्य आया। क्या बदलाव था वो इसी पार्ट में हम पढ़ेंगे। आरंभिक काल का आपको बता दिया, 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद में क्या हुआ, वैदिक काल। वैदिक काल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व। वैदिक काल में 2 खंड होते हैं, एक तो ऋग्वेद काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। इसमें जो ऋग्वेद का लेखन किया गया, और इसमें आपको पता ही होगा इंद्रदेव शासन करते थे। और बाद में उत्तर वैदिक काल, और इसमें प्रजापति का शासन था, जो कि 1000 से 700 ईसा पूर्व के मध्य। अगर ये कालखंड समझ आएगा तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। और उसके बाद में है, और ये वंश है, ठीक है ना, हरिक वंश। ये कहाँ सब कालखंड आप सब पढ़ लेना, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण ये था मौर्य वंश, ठीक है ना, आपको पता ही है, पिछली क्लासों में भी बहुत सारे आए, ठीक है ना। अब इसमें समझना है कि ये 2600 700 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईस्वी का कालखंड क्यों चुना। उससे हड़प्पा सभ्यता तो 1900 ईसा पूर्व के मध्य थी, फिर ये कालखंड कहाँ गया, ठीक है ना। तो उसमें वो कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। इसमें हम देखेंगे कि परिवर्तन क्या हुआ इसी समय। हड़प्पा सभ्यता 1900 ईसा पूर्व के समय नष्ट हो गई। उसके बाद में 700 ईसा पूर्व तक क्या हुआ, ठीक है ना, परिवर्तन क्या हुआ इतने समय में। तो आपको पता ही है, सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया, ठीक है ना। ये आपको पता ही है, मैंने बता दिया। अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन सकता है। हड़प्पा सभ्यता के बाद 700 ईसा पूर्व तक हुए परिवर्तन या विकास को लिखिए। तो आपको ये पॉइंट लिख देना है। उत्तर भारत, कर्नाटक, दक्षिण के पठार क्षेत्रों में कृषक बस्ती अस्तित्व में आई, और दक्षिण व दक्षिण भारत में चरवाहा बस्तियों के अस्तित्व में आई। मध्य व दक्षिण भारत में शव के अंतिम संस्कार में परिवर्तन आए। ये परिवर्तन क्या थे, संस्कार वाले। पहले तो वो गड्ढों में दफना दिया करते थे,
उसके बाद में क्या अंतिम संस्कार में परिवर्तन आने लगे। अंतिम संस्कार में क्या, उसको मतलब शव को अंतिम संस्कार किया जाता था ना, तो महापाषाण संस्कृति नामक एक नई पद्धति आ गई, जिसके ऊपर जमीन के ऊपर शव के चारों ओर महापाषाण नामक पत्थर रखकर शवों के अंतिम संस्कार किया जाता था, जैसे ही महापाषाण संस्कृति कहा जाता है। मतलब शवों के चारों ओर चनाई कर दी जाती थी महापाषाण नामक पत्थरों से। और ससु ईसा पूर्व से होने वाला और ससु ईसा पूर्व से ससु ईस्वी के मध्य क्या परिवर्तन हुए, तो आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास हुआ। और ससु ईसा पूर्व के बाद ही आपको पता है राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास हुआ, राजा बने, ठीक है ना। वही पढ़ेंगे, राजा कैसे बने, राजा कब बने और वो कैसे शासन चलाते थे, उनके बारे में सब ये पाठ घूमता है। और इसी समय बौद्ध व जैन धर्म की स्थापना हुई, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, हमें जानकारी है ना राजाओं की, ये सब बौद्ध व जैन धर्म से ही ग्रंथों से पता चलती हैं, ठीक है ना। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध व जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने की थी, ये आपको पता ही होगा। और मतलब इन परिवर्तनों की जानकारी के हमें पता कैसे चलता है कि ये परिवर्तन हुए, तो इस अभिलेखों के माध्यम से ग्रंथ, ये भी जैन बौद्ध ग्रंथ ये मैंने बता दी, सिक्के हुए थे ना, उसी के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। और चित्र जो गुफाओं में अगर वगैरह मतलब कहीं पर भी चित्र है, उनसे भी मदद मिलती है। और अगला है प्रिंसेप और प्रियदर्शी, ये भी मतलब आपको ध्यान में रखना है। ये प्रिंसेप एक व्यक्ति है और प्रियदर्शी एक उपाधि है, ये आपको अभी समझ आ जाएगा। जेम्स प्रिंसेप इसका पूरा नाम है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो अंग्रेजों कंपनी थी ना, उसका अधिकारी था। सर्वप्रथम अभिलेखों की खोज इसने ही की थी, जो कि 1830 के दशक में अभिलेख खोज इसने की थी। और ये प्रियदर्शी क्या है, संभवतः अशोक द्वारा धारण की गई उपाधि। ये जो सम्राट अशोक था ना, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, ठीक है ना, ये उसने ये उपाधि धारण की थी, देव प्रियदर्शी या प्रियदर्शी, ठीक है ना। और उसका अर्थ होता है मनोहर मुखाकृति वाला। अभिलेख, अभी आपने बहुत, मैंने पिछले भी बता के अभिलेख मिले, अभिलेख क्या है वो अभी बता देता हूँ। अभिलेख पत्थर, धातु व मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे हुए थे। मतलब किसी भी बर्तन, धातु या मिट्टी जैसी कठोर सतह पर खुदे लेख को ही अभिलेख कहा जाता है। अभिलेख में उस व्यक्ति की उपलब्धियां, क्रियाकलापों तथा विचारों का उल्लेख मिलता है जो ये अभिलेख लग रहा है। इन अभिलेखों में उनका उल्लेख मिलता था जो ये अभिलेख लिख पाते थे। इसके अलावा अभिलेखों में राजाओं के क्रियाकलापों तथा महिलाओं, पुरुषों के धार्मिक संस्थानों को दिए जाने वाले दान का वर्णन भी मिलता है। अभिलेख एक प्रकार के स्थायी प्रमाण होते थे और अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे और उस समय की जन सामान्य भाषा भी प्राकृत थी। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, 2 नंबर के क्वेश्चन, मतलब एक छोटे छोटे 2 क्वेश्चन आएंगे आप इस चैप्टर से। तो ये प्राकृत भाषा थी, ठीक है ना, अभिलेखों की और जन सामान्य की। और अगला टॉपिक है प्रारंभिक राज्य, 16 महाजनपद। और उस समय आपको पुरातत्वविदों के अनुसार और ग्रंथों के अनुसार मतलब उस समय 16 महाजनपद हुआ करते थे। एक तरह समझे तो राज्य, ठीक है ना, जानकारी के स्रोत। और इनकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ है ना, बौद्ध धर्म का ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें पता चलता है। और ये जनपद क्या है, ठीक है ना, जन प्लस पद, मतलब जन का अर्थ है जनता और पद का अर्थ है पैर। पैर अर्थात जनता का पांव या ऐसा भूखंड, मतलब ऐसी जमीन जिस पर जनता ने स्थायी रूप से अपने पैर जमा लिए हो, जनपद कहा जाता है उसी भूखंड को, ठीक है ना। मतलब ऐसी जमीन पड़ी थी जहाँ पर जनता आई और वहाँ पर बस गई, तो उसे जनपद कहा जाने लगा। उस समय 16 जनपद थे और उनकी राजधानी भी आप देख सकते हो। आपको ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये नहीं पूछेंगे कि 16 जनपदों के नाम लिखिए, लेकिन ये आप अगर अगली तैयारी करते हो, ठीक है ना, आप बीए की जैसे भी कोई भी तैयारी हो, तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र जनपद अस्मक था और राजस्थान में स्थित महाजनपद सुरसेन व मत्स्य थे। उत्तरी भारत में स्थित एक महाजनपद कम्बोज था। और ये सब तो ठीक है। अब आपका 4 नंबर का क्वेश्चन इधर से बन सकता है, ठीक है ना, महाजनपदों की विशेषताएं क्या है।
14 महाजनपद की राजधानी राजनीतिक व्यवस्था और 2 महाजनपदों की गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ठीक है ना, ये अभी समझा दूंगा गणतंत्र और राजतंत्रात्मक क्या है। सबसे पहले ये देखो, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाले महाजनपद 2 ही थे और वो थे वज्जी और मल। ठीक है ना, ये दोनों जहाँ पर गणतंत्र शासन था। गणतंत्र राज्य ऐसे राज्य जहाँ लोगों के समूह का शासन होता था, समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। मतलब ऐसे राज्य जहाँ लोगों के समूह जो लोगों का एक समूह होता था और वो समूह शासन करता था, उस समूह में शामिल सभी सदस्य वो राजा कहलाते थे। ओलिगार्की या समूह शासन, ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पर सत्ता पुरुषों के एक समूह में निहित होती थी। ठीक है ना, ये भी आपको याद रख सकते हो प्रत्येक। और ये आपकी विशेषता है, एक विशेषता हो गई मतलब राजतंत्रात्मक और 2 गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। दूसरी आपको विशेषता है, प्रत्येक महाजनपद एक राजधानी होती थी जो किलेबंद होती थी। हर महाजनपद की एक राजधानी होती थी और जो किलेबंद होती थी और पहाड़ों के मध्य होती थी, मतलब जहाँ पर सुरक्षा की जाती थी। और दूसरा है धर्मशास्त्र, मतलब धर्मशास्त्र भी एक ग्रंथ है। उसमें क्या मिलता है, धर्मशास्त्र में शासक वर्ग के नियमों का उल्लेख किया जाता है। जो शासक वर्ग के होता है ना, उनके नियमों का उल्लेख किया जाता है कि वो शासक क्या करेंगे। इस ग्रंथ के अनुसार शासक क्षत्रिय वंश से होना चाहिए। मतलब ये ग्रंथ कहता है, ये ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया था। ठीक है, लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया था ग्रंथ। इसमें कहा गया कि शासक कोई भी हो वो क्षत्रिय वंश से होना चाहिए। और शासक का कार्य है कि शासक का कार्य किसानों, व्यापारियों व शिल्पकारों से कर व भेंट वसूलना माना जाता है। 16 महाजनपद हो गए। अब 16 महाजनपदों में हमें एक मगध याद रखना है। मगध, आपने अगर चंद्रगुप्त जो मौर्य, वो एक सीरियल आता था, अगर वो देखा होगा तो आपको सब कुछ पता होगा। ठीक है ना, चंद्रगुप्त, अशोक और ये महान शासक थे और इन्होंने मगध पर, ये मगध शक्तिशाली और सबसे बड़ा महाजनपद था, प्रथम मगध। ठीक है ना, ये मगध आधुनिक बिहार है ना, वहाँ पर था शक्तिशाली। ये शक्तिशाली क्यों था, ये भी प्रश्न पूछ लेता है मगध के शक्तिशाली होने के कारण। ठीक है ना, तो मगध की भौगोलिक स्थिति अनुकूल थी। जैसे मगध चारों ओर पहाड़ी से घिरा हुआ था और सुरक्षित प्रदेश था। और मगध गंगा नदी के वह किनारे स्थित था, जिससे मतलब क्या होता है, वहाँ पर सिंचाई उपलब्ध हो जाती है और कहीं पर भी आना जाना हो तो वो सस्ता होता है और सुलभ होता है, आसान होता है। दूसरा है, मगध के आसपास लोहे की खदानें भरपूर मात्रा में थी, जिसके कारण सेना को हथियार आसानी से मिल जाते थे। चौथा है, मगध के जंगलों में हाथी थे और हाथी आपको पता है युद्ध में कितने आवश्यक होते हैं। और दूसरे मतलब ये तो पुरातात्विक कहते हैं। और जैन ग्रंथ और बौद्ध लेखकों के अनुसार वो कहते हैं कि मगध है ना, वो शक्तिशाली कैसे हुआ। जैन व बौद्ध लेख ने मगध के शक्तिशाली होने के प्रमुख कारण बिंबिसार, अजातशत्रु व महापद्म जैसे शक्तिशाली शासकों को और उसकी सफल नीतियों को बताया। वो कहते हैं कि यहाँ के वो शासक थे ना, राजा, वो बहुत शक्तिशाली थे और बुद्धिमान थे और उनकी नीतियाँ भी अच्छी थी, इसलिए मगध शक्तिशाली हुआ है। और दूसरी मतलब राजगाह, जी मगध की राजधानी थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी, जिसका शाब्दिक अर्थ है राजाओं का घर, राजगाह पहाड़ियों के मध्य बसा एक किलेबंद शहर था। ये राजगाह ना, ये किलेबंद शहर था। ठीक है ना, ये प्रथम आपको याद रखना मगध की राजधानी थी और उसको बाद में पाटलिपुत्र बना दिया गया। ठीक है ना, आधुनिक नाम पटना, पाटलिपुत्र को अभी पटना कहा जाता है। स्थापना किसने की, हर्यक वंश के शासक उदयन 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसे मगध की राजधानी बनाया। ठीक है ना, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ये आपको 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और एक आरंभिक राज्य, ठीक है ना, ये आपको देखना है। मौर्य वंश, ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये क्यों दिया है, ये इसी समय मतलब बहुत सारे बदलाव आए हैं। मौर्य वंश ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में। और मौर्य वंश की स्थापना आपको पता ही 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और प्रमुख शासन कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 185 ईसा पूर्व तक था। और उसके बाद बिंदुसार और उसके बाद अशोक था। सॉरी, मैंने पहले गलत बता दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था अशोक। बिंदुसार मौर्य का ये उसका मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, पुत्र।
और चंद्रगुप्त का शासन पश्चिमोत्तर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तक फैला था। मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत कौन कौन से? साहित्यिक स्रोत साहित्यिक स्रोत जो किताबें होती ना मौर्य वंश की, ये साहित्यिक स्रोतों में मेगस्थनीज द्वारा लिखी इंडिका और चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, इनसे हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। मेगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के रूप, मतलब जो सेल्यूकस था ना उस समय आपको पता ही, अगर वो शो देखा होगा तो आपको पता ही होगा, अलेक्जेंडर था ना वो दुनिया जीतने वाला, उसका सेनापति था सेल्यूकस, उसका राजदूत था ना वो था मेगस्थनीज, ठीक है ना। और वो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने एक इंडिका किताब भी लिखी थी, उसमें मौर्य साम्राज्य का उसने वर्णन किया था। और एक अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी थी, आपको पता है उस किताब, ये साहित्यिक स्रोत हैं, इनसे हमें जानकारी पता मिलती है। और पुरातात्विक स्रोत कौन से? अभिलेख, मूर्तियाँ, सिक्के और भवन, इनसे भी हमें मौर्य वंश की जानकारी तथा महाजनपदों की जानकारी का पता चलता है। और इसमें अशोक, ठीक है ना, अशोक प्रथम, अब आपको अशोक के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो बताना है, ठीक है ना। अशोक प्रथम भारतीय शासक था जिसने अब भारत में अभिलेख खुदवाने की प्रथा शुरू की। मतलब अशोक ने ही वो अभिलेख खुदवाने की प्रथा शुरू की थी सबसे पहले, उससे पहले कोई अभिलेख नहीं खुदे गए थे, ठीक है ना। तो अशोक को अभिलेख खुदवाने की प्रेरणा ईरानी शासक दारा प्रथम से मिली थी। अशोक ने अभिलेख के माध्यम से अपने अधिकारियों और प्रजा को संदेश दिया, वो अपने को धर्म का प्रचार किया। ये आपको पता ही होगा, अशोक ने धर्म का प्रचार किया था। अशोक ने प्राकृतिक पत्थरों व पॉलिश किए हुए स्तंभों पर अभिलेख खुदवाए। अब मैं थोड़ा बहुत अशोक का धर्म बता देता हूँ आपको। अशोक ने, आपको पता ही है, 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक का साम्राज्य मौर्य साम्राज्य मतलब अखंड भारत था उस समय। उसमें भारत में कई देश शामिल थे, नेपाल, पाकिस्तान, ये बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब भारत में ही शामिल थे। ये तो बाद में विभाजन हुआ है, ठीक है ना। उस समय क्या हुआ, अशोक ने कलिंग था ना, उस समय कोई बड़ा राज्य था कलिंग, उसको जीतने के लिए उस पर आक्रमण किया। उस आक्रमण में लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे, प्रजा भी मारी गई थी। और उसको देखकर अशोक का दिल था ना वो दहला गया, मतलब अशोक को एक तरह से हार्ट अटैक जैसी फीलिंग आई और वो पिघल गया। और उसने ऐसा युद्ध दोबारा कभी न करने का और न करवाने का संकल्प ले लिया। और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म का बाद में प्रचार करने लगा। तो उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धम्मामात नामक अधिकारी की नियुक्ति की। और अशोक का धर्म क्या था, उसमें क्या किया गया था, तो बड़ों के प्रति सम्मान करना, ये अशोक के धर्म की विशेषताएं हैं। सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता रखना, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार करना, मधुर व्यवहार करना, ठीक है ना, दूसरों के धर्मों और परंपराओं का सम्मान करना, ये अशोक के धर्म की विशेषताएं हैं। और अशोक के अभिलेख की भाषा व लिपि क्या थी? भाषा प्राकृतिक अरामाइक यूनानी थी और लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि थी। और प्राकृत ब्राह्मणी लिपि के अभिलेख अधिकांश भारत से प्राप्त हुए हैं। अरामाइक यूनानी भाषा और खरोष्टी लिपि के अभिलेख अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मी लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि जो बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है, जैसे कि हम लिखते ही हैं। और खरोष्टी लिपि क्या है? दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, उल्टी होती है, ठीक है। और अभी इसमें इतना ही। अगले चैप्टर मतलब अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा मौर्य साम्राज्य के बारे में और डिटेल जानकारी। और अगले चैप्टर में ये चैप्टर पूरा कर दूंगा। और अगले जो पार्ट आएगा ना उसमें मैं आपका एक टेस्ट भी लूँगा और सारे जो छोटे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना वो एक साथ आपको बता दूंगा। और उनके उत्तर भी, प्रश्न भी, कौन कौन से प्रश्न बताए वो सब बता दूंगा। दूसरा वीडियो अभी मैं 1 घंटे के अंदर डालने वाला हूँ, ठीक है ना, यूट्यूब पर, तो आप देख सकते हो। और इसके अलावा मैंने एक प्ले लिस्ट भी बना दी है जिससे आपको आसानी से सारे चैप्टर लाइन वाइज मिल जाएंगे।